नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और ये प्रश्नोत्तर जो मैं ला रही हूँ ये विभिन्न परीक्षाओं, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रवक्ता, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी सब में ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं आपने कई बार इन प्रश्नों को फेस किया होगा और आपके लिए आसान भी होंगे जिन लोगों ने तैयारी की है। फिर भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमारा पढ़ाई से टच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी टच छूट जाता है हमारा तो बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कई बार पढ़े हुए होते हैं और वो गलत हो जाते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ हिंदी आईक्यू के साथ और इसी तरह रोज़ एक वीडियो तो आपको मिलती ही है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है हमारी। तो दोस्तों, आज की यह क्लास रीतिकाल से संबंधित है और महत्वपूर्ण सीरीज तीसरा पार्ट है दोस्तों ये। तो देखते रहिए इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की यह क्लास। प्रश्न नंबर 1, रस पीयूष निधि रचना किसकी है। तो रस पीयूष निधि रचना के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आचार्य देव, चिंतामणि, मतीराम और सोमनाथ। तो ये ऑप्शन है हमारे। तो रस पीयूष निधि किसकी है दोस्तों, यह है आचार्य सोमनाथ जी की। आचार्य सोमनाथ जी की है रचना रस पीयूष निधि। इनके अन्य रचनाएं हैं दोस्तों, बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती और माधव विनोद। ये रचनाएं किसकी हैं, सोमनाथ जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। ऐसा पूरी पंक्ति है, तो पंक्ति के बारे में पूछा गया है। यह पंक्ति किसकी है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, रसलीन, बिहारी, सोमनाथ, पद्माकर। तो किसकी है ये जो पंक्ति है, यह है हमारी ऑप्शन ए रसलीन की है। रस भरा है, अमी हलाहल, अमृत भरा है तो रसी हुआ वो, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो यह पंक्ति है हमारी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रसलीन जी की पंक्ति है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना किसने की। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उसके अलावा भी नीतिपरक रचनाएं भी हुई हैं, भक्तिपरक रचनाएं भी हुई हैं और वीर रस संबंधी रचनाएं भी हुई हैं, जिन्हें प्रशस्तिपरक कहते हैं। तो कुछ रचनाएं इनसे संबंधित भी हैं जो रीतितर काव्य में आते हैं, अर्थात रीति के अलावा जो काव्य लिखे गए हैं उनकी श्रेणी में ये आते हैं। तो पूछा गया है कि नीति मुक्त कौन सी पूछी गई है, सॉरी दोस्तों, नीति विषयक कौन सी पूछी है, नीति विषयक रचना कौन सी है, यह पूछा गया है। या किसने की, नीति विषयक रचना किसने की। दीनदयाल, गिरिधर कविराय और नागरीदास या बृंद कवि ने। इसमें बृंद में ऐसा लगेगा, बृंद कवि ने। तो किसने की है दोस्तों जो नीति विषयक रचनाएं हैं, यह की हमारे ऑप्शन सी, नागरीदास जी ने की है, नीति विषयक रचनाएं की हैं। कुछ मिस कर रहे हैं शायद हम यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि नहीं है, होना चाहिए था हमारा प्रश्न होना चाहिए था, नहीं है, क्योंकि नहीं की है। किसने नहीं की है, तो नागरीदास ने नहीं की है, जबकि दीनदयाल ने की है, गिरिधर कविराय ने की है और बृंद कवि ने भी जो नीति विषयक ग्रंथ हैं उनकी रचना की है दोस्तों। और नागरीदास जी जो हैं उन्होंने नीति विषयक रचना नहीं की है। उन्होंने वैराग्य सागर, जो नागरीदास जी हैं इनकी रचना है वैराग्य सागर, श्रृंगार सागर और पद सागर नाम से इन्होंने प्रेम, शक्ति और वैराग्य इस सरस रचनाएं की हैं दोस्तों। इन्होंने जो नागरीदास जी हैं इन्होंने वैराग्य सागर लिखा है, श्रृंगार सागर लिखा है और पद सागर लिखा है, जो प्रेम, शक्ति और वैराग्य पर रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, ये जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं वो टकसाली हैं दोस्तों। बाकी जो हमारे 3 कवि हैं, गिरधर कविराय, दीनदयाल और वृंद कवि, इन्होंने नीतिपरक रचनाएं लिखी हैं दोस्तों।
थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है दोस्तों टाइपिंग करने में, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, किस ग्रंथ में काव्यांगों का विवेचन किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किस ग्रंथ में काव्यांगों का विवेचन किया गया है, यह पूछा गया है। काव्यांग का विवेचन या सर्वांग विवेचन भी पूछा जाता है, यहाँ पर सर्वांग विवेचन भी पूछ सकते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, रसविलास, ललित ललाम, कवि कुल कल्पतरु या शिवराज भूषण। कल भी हमने इनसे संबंधित बातें कही थी कि काव्यांग निरूपण या काव्यांग विवेचन, सर्वांग विवेचन किस रचना में की गई है? तो ये है हमारा कवि कुल कल्पतरु। क्या है दोस्तों? कवि कुल कल्पतरु जो रचना है, इसमें काव्यांगों का विवेचन किया गया है और यह रचना है त्रिपाठी जी की। किसकी? चिंतामणि त्रिपाठी जी की दोस्तों, जो त्रिपाठी बंधुओं में एक महत्वपूर्ण कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। और चिंतामणि त्रिपाठी को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। तो कवि कुल कल्पतरु है, यह काव्यांग का विवेचन किया गया है इसमें, अर्थात सर्वांग निरूपण यह रचना है कवि कुल कल्पतरु। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, मतीराम की रचना नहीं है। किस पे ध्यान देना है दोस्तों? नहीं है। मतीराम जी जो लेखक हैं, इनकी कौन सी रचना इनकी नहीं है, यह बताना है। लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, रसराज या साहित्य सार। तो कौन सी रचना इनकी नहीं है दोस्तों? इनकी रचना नहीं है रस रहस्य। क्या नहीं है दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मतीराम जी हैं, इनकी रस रहस्य रचना नहीं है, बाकी लक्षण श्रृंगार, रसराज और साहित्य सार। कल मुझे ध्यान नहीं आ रहा था साहित्य सार किसकी रचना है, तो साहित्य सार है मतीराम जी की रचना। और जबकि ये रस रहस्य है दोस्तों, रस रहस्य ऑप्शन बी इसका आंसर है हमारा कि नहीं है। तो यह रस रहस्य किसकी रचना है? यह है कुलपति मिश्र की। किसकी है दोस्तों रस रहस्य? यह रस रहस्य रचना है कुलपति मिश्र की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ कौन सा दोस्तों? लक्षण ग्रंथ कौन सा है? किसके द्वारा? जसवंत सिंह द्वारा लिखी लक्षण ग्रंथ। अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका, भाषा भूषण या आनंद विलास। तो कौन सी है इनकी लक्षण ग्रंथ? इनका लक्षण ग्रंथ है भाषा भूषण। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भाषा भूषण जो रचना है वह जसवंत सिंह जी द्वारा लिखित लक्षण ग्रंथ है दोस्तों। और जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो भाषा भूषण रचना लिखी है दोस्तों, जो ये लक्षण ग्रंथ है भाषा भूषण, यह 212 दोहों में अलंकारों का परिचय देते हुए इन्होंने इसका निरूपण किया है। और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं दोस्तों। जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुबद्ध प्रकाश, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। और उन्हीं महत्वपूर्ण रचनाओं में एक है भाषा भूषण जो लक्षण ग्रंथ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है हमारा, एक ऑप्शन नीचे है, फिर देखते हैं। पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है? ठीक है दोस्तों, लक्षण ग्रंथ वही जो अलंकार में, छंद में, इन चीज़ों में लिखे हैं, रस में, ये लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। तो पूछा गया है जो पद्माकर जी हैं, कवि पद्माकर, इनकी कौन सी रचना है जो किस में लिखी है? लक्षण ग्रंथ में लिखी है। और जो ये पद्माकर जी हैं दोस्तों, ये जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते थे। ये पद्माकर जी जयपुर नरेश जो जगत सिंह थे, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते थे, आश्रय में रहते थे, उनके राज दरबार में रहते थे पद्माकर जी। तो इनकी लक्षण ग्रंथ से संबंधित रचना पूछी गई है। तो राम रसायन, हिम्मत बहादुर, जगत विनोद या एक रचना नीचे है, वह भी देख लेते हैं हम कौन सी है, प्रबोध पचासा। तो कौन सी है लक्षण ग्रंथ? पद्माकर जी की लक्षण ग्रंथ रचना है दोस्तों, यह है जगत विनोद। कौन सी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो इनकी जगत विनोद रचना है यह लक्षण ग्रंथ है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों कुछ, जैसे हिम्मत बहादुर विरुदावली और पद्माभरण
प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। गंगा लहरी भी बहुत बार पूछा गया है किसकी रचना है, तो गंगा लहरी याद रखना है हमें, पद्माकर जी की है। प्रताप सिंह, विरुदावली और कली 25, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों जो पद्माकर जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 तक हो गया है। प्रश्न संख्या 8 है, घनानंद की रचना नहीं है, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, तो देख लेते हैं ऑप्शन, वियोगी वेली, सुजान हित, रसविलास या इश्क लता। तो कौन सी रचना घनानंद जी की नहीं है, तो इनकी जो सी ऑप्शन है रसविलास, यह घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि रसविलास जो रचना है वह आचार्य कवि देव की है दोस्तों। जो देव कवि हैं वो आचार्य के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कल भी मैंने बताया था आपको, इनका जन्म इटावा में हुआ था। इनका नाम देवदत्त था, देव कवि का नाम, जो मूल नाम था इनका वह था देवदत्त दोस्तों। और भी बहुत सी रचनाएं देवदत्त जी की हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें से एक रसविलास है। और इन्होंने जो रसविलास लिखा है दोस्तों, यह राजा मोतीलाल को समर्पित किया था। उनके आश्रम में देव जी रहते थे तो उनको उन्होंने समर्पित किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, और जो वियोग वेली है, सुजान हित है, इश्क लता है, ये सब रचना कोकसार, ये घनानंद की रचनाएं हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, रीति मुक्त धारा में प्रमुख हैं, तो कौन से कवि, क्या चीजें हैं जो रीति मुक्त धारा में प्रमुख हैं, इसकी प्रवृत्तियों के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों कि रीति काल में क्या प्रमुख रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, भक्ति भावना, ये भक्ति भावना है, और नीति कथन, श्रृंगार चित्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्रमुख रहा है रीति मुक्त में, किस में पूछ रहा है दोस्तों, रीति मुक्त में पूछ रहा है कि क्या महत्वपूर्ण रहा है, तो इसमें रहा है श्रृंगार वर्णन, जो श्रृंगार का चित्रण है, यह रीति मुक्त काव्य धारा में प्रमुख रहा है दोस्तों। रीति मुक्ति धारा की विशेषता इस प्रकार होती है, जैसे नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता और ब्रज भाषा, वीर रस का प्रभाव, बहुत सी चीजें इसमें होती हैं। और रीति काल को 3 भागों में बांटा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, यह आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 है हमारा, देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित है, जो देव कवि देव हैं इनकी रचना है देवचरित, तो यह किसके जीवन पर लिखी है इन्होंने, यह बताना है हमें, राम जी के, शिव जी के, कृष्ण जी के या इंद्र जी के। और देव से हम रिलेट कर सकते हैं, जो देव दिया है इसमें आगे से, देव, देव किससे कहते हैं हम, कृष्ण जी को संबोधित करके भी बोलते हैं कभी कभी देव। तो इनके जीवन का चित्रण किया है देव कवि ने, जो देव चरित्र लिखा है उन्होंने, और कृष्ण के जीवन का चरित्र इसमें लिखा है। यह एक प्रबंध काव्य है दोस्तों जो देव द्वारा लिखा गया है। और देव जी के बारे में काफ़ी बातें हम कर चुके हैं कि देव जी का मूल नाम देवदत्त है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है देवदत्त किसका नाम है, तो वह देव कवि का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कोटेशन है दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा कि चलती होने पर भी साहित्यिक है। क्या पूछा गया है, यह कथन किसका है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ऑप्शन देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो किसने कहा कि इनकी भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, बिहारी जी के बारे में यह कहा है उनकी भाषा के रूप में। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, कोकसार रचना है, तो कोकसार किसकी रचना है। ऑप्शन देख लेते हैं, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। तो यह रचना है हमारे घनानंद जी की, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो कोकसार रचना है वह घनानंद जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुजान सागर, इश्क लता, वियोग वेली, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुनायस और विरह लीला, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हमारे घनानंद जी की। और जो विरह लीला है यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसमें फारसी छंद है दोस्तों, किसमें, विरह लीला में इनका फारसी छंद में लिखा गया है, लेकिन भाषा ब्रज है दोस्तों।
आगे हम देखते हैं। और जो घनानंद जी हैं दोस्तों, ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। यह भी याद रखना है कि किसके दरबारी थे, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है श्रृंगार लतिका। ये भी रचना के बारे में पूछा गया है। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है, या श्रृंगार लतिका रचना किसकी है? ऑप्शन देखते हैं, द्विजदेव, देव, रत्नाकर, चिंतामणि। तो किसकी है दोस्तों श्रृंगार लतिका? श्रृंगार में री यहाँ से आएगा नीचे से, श्रृंगार में श्रृंगार लतिका यह रचना है दोस्तों द्विजदेव जी की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और जो द्विजदेव हैं ये महाराज मानसिंह कहलाते हैं दोस्तों, और ये अयोध्या के महाराज थे। ठीक है दोस्तों, इनका मूल नाम क्या था? महाराज मानसिंह, और ये अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की अन्य रचना है जैसे श्रृंगार बत्तीसी, बहुत पूछी जाती है दोस्तों। द्विजदेव की एक और रचना श्रृंगार बत्तीसी, एक तो श्रृंगार लतिका है और दूसरी श्रृंगार बत्तीसी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है लाल चंद्रिका रचना किसकी है? क्या है दोस्तों? लाल चंद्रिका रचना जो है यह किसकी है? लाल चंद्रिका रचना तो ये बिहारी सतसई की टीका पर, जो बिहारी सतसई की रचना है, उनका जो ग्रंथ है बिहारी सतसई, उस पर टीका लिखी गई है दोस्तों लाल चंद्रिका। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि लाल चंद्रिका किसकी टीका है, तो यह है बिहारी सतसई की टीका। और किसने लिखा है यह पूछा गया है, तो देखते हैं ऑप्शन, सुरती मिश्र, लल्लू लाल, अंबिका दत्त व्यास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी कवि क्या हैं, आधुनिक काल के हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, जो लाल चंद्रिका लिखी है यह लिखी है लल्लू लाल जी ने। किसने लिखी है दोस्तों? लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है लाल चंद्रिका नाम से। और इसकी रचना इन्होंने 1818 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1818 ईस्वी में इन्होंने लाल चंद्रिका की रचना की थी। और यह ब्रज भाषा गद्य में है। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुआन ए रेख्ता भी कहा है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आधुनिक काल में महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है रामचंद्रिका रचना का समय है। रामचंद्रिका जो रचना है इसका समय क्या माना जाता है? तो पहले तो जान लेते हैं रामचंद्रिका रचना किसकी है। यह रचना है केशवदास जी की। किसके है दोस्तों? केशवदास जी की रचना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है केशवदास जी की। और केशवदास की रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि जो रामचंद्रिका है यह केशवदास जी ने एक ही रात में पूरी कर दी। और कहीं कहीं पर इन्होंने दोस्तों संस्कृत शब्द का बहुत प्रयोग किया है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है शुक्ल जी ने। और तो देख लेते हैं इसका आंसर पहले कि इसका सन क्या है, किस सन में ये लिखा गया है। 1601, 1501, 1801 या 1700 में। तो दोस्तों यह रचना लिखी गई रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 होगा बोधा का असली नाम था। बोधा का असली नाम क्या था? जो कवि बोधा थे, महाकवि बोधा, उनका असली नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं, बुद्धिसेन, सॉरी दोस्तों आंसर आपने देख ही लिया है। तो इनका असली नाम था बुद्धिसेन। क्या था दोस्तों? इनका असली नाम था बुद्धिसेन। बोधा सिंह का असली नाम बुद्धिसेन था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है भाषा भूषण? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न है हमारा ये प्रश्न? नेट ऑफ कर लेती हूँ मैं। तो दोस्तों जो ये भाषा भूषण है यह जसवंत सिंह की रचना है। हमने पहले ही देख लिया था स्टार्टिंग में जसवंत सिंह की रचना। तो यह किसके आधार पर लिखी गई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रालोक, शिवराज भूषण, ध्वन्यालोक या साहित्य दर्पण। किसके आधार पर लिखी गई है दोस्तों? यह लिखी गई है चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर लिखा है इन्होंने भाषा भूषण की रचना। यह जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण।
ये महाराज जसवंत सिंह क्या थे, मारवाड़ के शासक थे। ये राठौर राजपूत भी थे, ये एक अच्छे लेखक भी थे और इन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण आदि रचनाओं की रचना की है जसवंत सिंह जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? ऑप्शन देखते हैं। मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो अलंकृत काल किसने कहा दोस्तों? यह कहा है ऑप्शन ए, मिश्रबंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है। और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने इसे श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, उत्तर मध्य काल कहा है और राम कुमार वर्मा ने इसको रीति काल ही कहा है। एक और विद्वान है दोस्तों जो बहुत पूछे जाते हैं, राम शंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने इसे कला काल कहा है दोस्तों। क्या कहा है? कला काल, राम शंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। एक मिनट दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, युक्ति तरंग क्या है दोस्तों? युक्ति तरंग रचना है, किसकी है युक्ति तरंग? युक्ति तरंगिणी क्या है दोस्तों? युक्ति तरंगिणी रचना किसकी है? इसके रचयिता कौन है? कुलपति मिश्र, सुखदेव, केशवदास, चिंतामणि। तो युक्ति तरंग रचना किसकी है दोस्तों? यह है कुलपति मिश्र जी की रचना है युक्ति तरंगिणी। ठीक है दोस्तों। इनकी अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे रस रहस्य, श्रृंगार सार, नखशिख, द्रोण पर्व, चिंतामणि की रचनाएं, कृष्ण शक्ति, कवित्व विचार, रसायन आदि हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें भी हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? क्योंकि इनका नाम, वास्तविक नाम भूषण नहीं था, इन्हें यह भूषण की उपाधि दी गई है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। शिवाजी, सोलंकी राजा रुद्र शाह, छत्रसाल या इनमें से कोई नहीं। तो भूषण की उपाधि इनको दी थी सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। किसने दी थी दोस्तों? सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। ये चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इनको प्रदान किया था, ऐसा भी आता है। और कानपुर के समीप तिरुवापुर नामक स्थान में रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों मतीराम चिंतामणि के सगे भाई थे। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना की और छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की है दोस्तों। यह भी हमें ध्यान देना है। इनकी वीर काव्य से संबंधित रचनाएं मिलती हैं और पूछी भी जाती हैं कई बार एग्जाम में, वीर काव्य से संबंधित इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है, गंगा लहरी रचना है दोस्तों। क्या पूछा जाता है? गंगा लहरी। तो गंगा लहरी किसकी रचना का है? ऑप्शन है पद्माकर, ठाकुर, मतीराम, बोधा। किसकी रचना है जो दोस्तों गंगा लहरी? यह है ऑप्शन ए, पद्माकर जी क्या है गंगा लहरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, निम्न रचना को छंदों का अजैब घर किसने कहा? निम्नलिखित में से किस रचना को छंदों का अजैब घर कहा जाता है? यह पूछा जा रहा है। तो किसे कहा जाता है छंदों का अजैब घर? ऑप्शन है रसविलास, रामचंद्रिका, रामचरितमानस और भाषा भूषण। तो यह कहा जाता है रामचंद्रिका। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और किसने इसे छंदों का अजायब घर कहा दोस्तों? इसे कहा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारे, प्रश्न संख्या 23 है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन हैं? तो कौन है दोस्तों राजा जयसिंह के दरबारी कवि? ऑप्शन देखते हैं, भूषण, बिहारी, मतीराम, सेनापति। तो कौन है दोस्तों जयसिंह के दरबारी कवि हैं? बिहारी लाल, अर्थात यह जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी लाल जी हैं।
और जो शेष कवि हैं भूषण मतीराम सेनापति, ये अन्य राजाओं के दरबारी कवि है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, ग्वाल कवि किस काल के कवि कहलाते हैं? जो ग्वाल कवि हैं ये किस काल के कहलाते हैं? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल या आधुनिक काल? तो ये भी क्या माने जाते हैं दोस्तों? रीति काल के प्रमुख कवि हैं ग्वाल कवि। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, कवि दर्पण और रस रूप दृक् शतक। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। आगे देखते हैं और आज का शायद हमारा अंतिम प्रश्न है। और स्लाइड ऊपर चली गई थोड़ा, हाँ ये तो अंतिम प्रश्न है, द्विजदेव किस परंपरा के कवि माने जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न। द्विजदेव किस काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और भक्ति परंपरा। तो द्विजदेव माने जाते हैं दोस्तों भक्ति परंपरा के कवि। देखो दोस्तों ये रीति मुक्त में भी माने जाते हैं, कुछ विद्वान इन्हें रीति मुक्त धारा के कवियों में भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और मिला है भक्ति परंपरा। तो द्विजदेव जी ने भक्ति परंपरा से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं, तो इन्हें भक्ति परंपरा में रखना ही उचित होगा। अगर भक्ति परंपरा कहीं पर ऑप्शन नहीं होता है तो आप रीति मुक्त पर भी जा सकते हैं। इन बातों का भी हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार बने रहिए मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ और देखते रहिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज। तो दोस्तों समाप्त करते हैं अपनी क्लास। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।